नमस्कार। आजकल एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है हजारों एनजीओज को लेकर जो भारत में काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी में है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी एफसीआरए में एक अमेंडमेंट। अब सवाल ये है कि इसको लेकर इतना हो हल्ला क्यों मचा है। क्या ये सिर्फ एक मामूली नियम है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब शायद भारत के लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा हुआ है। क्या सरकार का ये कदम सच में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है या फिर देश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओज की आवाज को दबाने की एक कोशिश है? असल में यही वो सवाल है जो इस पूरे विवाद की जड़ में है। ठीक है, तो इस पूरे विवाद की तह तक जाने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इस बिल में आखिर ऐसा है क्या जो इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए इसके जो मुख्य प्रावधान हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस बिल से ना सरकार के इरादों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट नजर आता है। पहले एफसीआरए का मकसद क्या था? सिर्फ विदेशी फंड के आने जाने पर नजर रखना, मतलब एक फाइनेंशियल रेगुलेशन। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार का फोकस रेगुलेशन से हटकर सीधे सीधे एनजीओज पर इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल करने का हो गया है। तो इस बिल में जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है वो है एक नामित प्राधिकारी या डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का बनना। अब जरा सोचिए, ये एक ऐसी सरकारी बॉडी होगी जिसके पास आप कह सकते हैं कि अनलिमिटेड पावर्स होंगी। मतलब अगर किसी भी एनजीओ का रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कैंसिल हो जाता है या वो खुद सरेंडर कर देते हैं या फिर रिन्यू नहीं हो पाता, तो ये अथॉरिटी उनकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, जमीन, बिल्डिंग, बैंक का पैसा, सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकती है। सब कुछ। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा, इसको जरा समझिए। स्टेप 1, किसी भी वजह से एनजीओ का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। स्टेप 2, जैसे ही ये हुआ, वो नामित प्राधिकारी उसकी जमीन, बिल्डिंग, बैंक बैलेंस, मतलब सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगा। और आखिर में वो उसे बेच भी सकते हैं और उससे जो भी पैसा आएगा वो सीधा सरकारी खजाने में चला जाएगा। सोचिए, सालों की मेहनत एक झटके में खत्म। और यही बात इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता को दिखाती है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ नियम कानून बनाने से बहुत आगे की बात है। ये तो किसी एनजीओ की संपत्ति पर वैसा ही सरकारी कब्जा है जैसा हमने कभी बैंकों के नेशनलाइजेशन के वक्त देखा था। जरा अंदाजा लगाइए ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो जब दांव पे इतना कुछ लगाया तो चलिए इस बहस के दोनों पहलुओं को समझते हैं। एक तरफ सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है और दूसरी तरफ जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनकी असली चिंताएं क्या हैं। तो यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आती हैं। सरकार कहती है कि वो देश को विदेशी फंड के गलत इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से बचाने के लिए ये सब कर रही है। वहीं दूसरी ओर जो आलोचक हैं उन्हें डर है कि इन ताकतों का इस्तेमाल सिविल सोसाइटी को डराने धमकाने और खास तौर पर उन संगठनों को टारगेट करने के लिए किया जाएगा जो सरकार से सवाल पूछते हैं। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में 20,000 से भी ज्यादा ऐसे एनजीओज हैं जो विदेशी फंड पर चलते हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो हजारों संगठन हैं जिनका पूरा का पूरा भविष्य इस एक कानून पर टिका हो सकता है। इसका असली असर तो जमीनी स्तर पर महसूस होगा, है ना? ये एनजीओज हेल्थ, एजुकेशन, डिजास्टर रिलीफ और रूरल डेवलपमेंट जैसे कितने जरूरी सेक्टर्स में काम करते हैं, खासकर आदिवासी और संघर्ष वाले इलाकों में जहां उनकी भूमिका और भी ज्यादा अहम हो जाती है। अब ये लड़ाई सिर्फ पॉलिसी और पॉलिटिक्स की नहीं रही है, बल्कि ये देश के संविधान तक पहुंच गई है। आलोचकों का तो ये मानना है कि ये बिल हमारे फंडामेंटल राइट्स पर सीधा हमला है। आलोचकों का तर्क है कि ये बिल हमारे संविधान की बहुत ही बुनियादी बातों को चुनौती दे रहा है, जैसे आर्टिकल 14 यानी कानून के सामने सब बराबर हैं, आर्टिकल 19(1)(c यानी संगठन बनाने की आज़ादी और आर्टिकल 300(a) जो किसी की भी प्रॉपर्टी को मनमाने ढंग से छीनने से रोकता है। ये सारे के सारे अधिकार खतरे में हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। इस बिल के तहत वो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बिना किसी कोर्ट कचहरी के सीधे प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है, जबकि एक फेयर जुडिशियल प्रोसेस में क्या होता है, ऐसा तभी हो सकता है जब अदालत ये फैसला सुनाए कि हाँ, एनजीओ ने वाकई कुछ गलत किया है। तो सवाल यह है कि क्या बिना सुनवाई के सजा देना सही है? और अब सुनिए इस बिल का शायद सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। मान लेते हैं कि कोई एनजीओ कोर्ट में केस लड़ता है और वो खुद को बेगुनाह भी साबित कर देता है, अपना लाइसेंस भी वापस ले लेता है। इसके बावजूद सरकार उसकी जब्त की हुई संपत्ति लौटाने के लिए लीगली बाउंड नहीं होगी। मतलब सोचकर देखिए,
आप बेगुनाह साबित हो गए, लेकिन आपकी संपत्ति आपको वापस मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अगर ये बिल कानून बन जाता है तो इसकी बड़ी पिक्चर क्या होगी? मतलब भारत के लिए इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके असर बहुत गहरे और दूर तक जा सकते हैं। एक तो इससे पावर का सेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा और नौकरशाही को बेहिसाब शक्तियां मिल जाएंगी। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर भारत की डेमोक्रेटिक इमेज पर भी सवाल उठ सकते हैं। और आर्थिक रूप से देखें तो विदेशी मदद में कमी आने से कई छोटे लेकिन बहुत जरूरी एनजीओज शायद हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पे वापस आते हैं जिससे हमने चर्चा शुरू की थी। क्या ये बिल सच में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा जैसा सरकार दावा कर रही है, या फिर ये भारत में सवाल पूछने की और लोगों की मदद करने की आज़ादी को हमेशा के लिए कम कर देगा? जवाब जो भी हो, वो हमारे लोकतंत्र का भविष्य जरूर तय करेगा।